स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का जो है चौथा दिन है और सत्र में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। तीखा तीखा जो सवाल आप लेकर के आए हैं, अगर उसका एक पक्ष जो आप जानते हैं और दूसरा पक्ष भी जानते हैं, अगर दोनों पक्ष माननीय सभापति जी बताए होते तो मुझे लगता कि वास्तव में आप जो उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के संविधान के अनुसार संसद में संशोधन के अनुसार एससी का, एसटी का, ओबीसी का और गरीब सामान्य वर्ग के लोगों का 60% आरक्षण, ये हमारी सरकार की मंशा ही नहीं है, इसको धरातल पर उतारने का संकल्प है। और जो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, जितने पद आते हैं, उनको वह देना हर हाल में यह सुनिश्चित कराने का काम 2017 से जब से हम सरकार में आए तब से अब तक कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, अभी इन्होंने लेखपाल भर्ती का विषय उठाया। यह सच है कि उसमें आरक्षण की प्रक्रिया का पालन करते हुए जो विज्ञापन नहीं निकाला गया, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में बैठक हुई, स्वयं मैंने इसमें निर्देश दिया 27% ओबीसी का, 21% अनुसूचित वर्ग का, 2% एसटी वर्ग का और 10% ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की प्रक्रिया को सुधार करते हुए पुनः यह विज्ञापन प्रकाशित कराया जाए। यह निर्देश माननीय सभापति जी दिया जा चुका है। लेकिन समाजवादी पार्टी खोजती रहती है, तलाश में रहती है, इंतजार में रहती है, क्या मिल जाए, कैसे सरकार को बदनाम किया जाए। उदाहरण ये माननीय सभापति जी, मैं वही आपको तो बता रहा हूं। ये समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके छोड़ा था 2012 से 2017 के बीच में, और आप कहते हैं 2012 से 2017 के बीच की चर्चा मत करिए। अरे नकल माफियाओं का गैंग, भर्ती माफियाओं का गैंग तो आपने तैयार किया था, उनकी तो नस तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। शांत रहिए अक्रमान सिंह, अभी भी समाजवादी पार्टी शांत रहिए, अभी भी आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। गलत बात है, अभी भी ये गलत बात है, टोका टाकी गलत बात है ये। अभी भी फिर आप बोलेंगे तो उसमें भी लोग टोका करेंगे। अभी भी माननीय सभापति नहीं रोकेंगे किसी को। जो भी अधिकारी, मैं यह सदन में स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, इसकी जांच करा रहे हैं कौन समाजवादी पार्टी का एजेंट बन करके इस प्रकार से फर्जी तरीके से विज्ञापन प्रकाशित करता है। हमारी सरकार की मंशा नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री की मंशा नहीं है। हम पूरे डंके की चोट से कहते हैं जो आरक्षण की प्रक्रिया है, जो संविधान संपत्ति जिनको मिलना चाहिए उनको भी देंगे। और माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सदन के माध्यम से घोषणा करता हूं, और ये कैबिनेट का फैसला हो चुका है, अभी तो हम ये आरक्षित श्रेणी की सरकारी नौकरियां ही नहीं, अभी तो हम संविदा और जो हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मी, उसका भी आदेश जारी कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, उसमें भी आरक्षण देने का काम करेंगे। कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। ये भेदभाव, यद्यपि ये शासनादेश 2008 का था, लेकिन आपकी सरकार में वो लागू नहीं हुआ, उस समय से घोटाला शुरू हुआ, उसको ठीक करने का काम हमारी सरकार कर रही है और उसको करेंगे। अभी आउटसोर्सिंग की दिशा में भी हमने एक बड़ा कदम उठाने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय सभापति जी, हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में 27% ओबीसी का आरक्षण है। आपको दर्द नहीं होता, आप तो दवा खोजते हो 2027 की, लेकिन जो मतदाता है वो आपकी असलियत को जानता है। 27% ओबीसी के आरक्षण का मतलब एक जाति नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 60% पिछड़ा वर्ग रहता है वह पूरे समाज का हिस्सा होता है, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो एक जातियों में सिमट करके रह जाता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यहाँ पे जितनी भर्तियां हमारी सरकार में हुई, पुलिस से लेकर के किसी भी प्रकार की भर्ती में, माननीय सभापति जी, आप भी जिस गांव के रहने वाले होंगे आप पता कर लीजिए, जाकर के जो भर्तियां हुई हैं बिना 1 रुपया रिश्वत दिए, प्रतिभा के आधार पर, वह पुलिस का जवान भी है, वो सरकारी अन्य सेवाओं में भी है, शिक्षक भी है, किसी को माननीय सभापति जी 1 पैसे की रिश्वत नहीं देनी पड़ी। माननीय लाल बिहारी जी बैठिए, माननीय लाल बिहारी, ये गलत बात है। नहीं, नेता सदन बोल रहे हैं। माननीय लाल बिहारी जी बैठिए, माननीय लाल बिहारी जी बैठिए, माननीय लाल बिहारी जी बैठिए। नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा। नेता सदन बोल रहे हैं, टोका टाकी गलत बात है। माननीय सभापति नहीं, माननीय लाल बिहारी, पहले पूरी बात को सुनिए। लाल बिहारी जी बैठिए। जब बोल रहे थे जो भ्रष्टाचार करेगा, मैं कल भी कहा, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो रिश्वत
और आगे बढ़ेंगे जहां पर यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। आज सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और अपना संबोधन दिया। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। पिछले 8 और पौने 9 वर्ष के अंदर सरकार ने क्या कुछ किया है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सरकार के प्रयासों से क्या योगदान हुआ है, इनके बारे में क्योंकि सप्लीमेंट्री डिमांड्स हैं तो बहुत संक्षेप में ही अपनी बात को कहूंगा। लेकिन मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगा, आज से पौने 9 वर्ष पहले समाजवादी पार्टी इस पक्ष में थी और भारतीय जनता पार्टी उस पक्ष में थी। जो उपदेश आप यहां पे दे रहे थे, यही उपदेश उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया को और उस समय के सरकार के संचालकों को दे होते ना, तो संभवतः इस प्रदेश का भी कल्याण होता। हमने क्या किया है, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी से और विरोधी पक्ष से कहना चाहूंगा कि तो इधर उधर की बात मत कर, यह तो बता कि एक काफिला क्यों लूटा। जो समाजवादी पार्टी तितर बितर हो गई, अस्त व्यस्त हो गई, इस पूरे प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, अराजकता का जो तांडव खड़ा किया था, कौन इसके लिए दोषी था? और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत सारी चीजों को स्वीकार किया कि हां अच्छा हुआ है। जैसे दुर्दांत माफिया और अपराधियों के प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए और सरकार ने वह करके भी दिखाया। राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट नीति हो और उन्हें लागू करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो परिणाम लाए जा सकते हैं। 4 आयाम उसके हैं और उन चारों आयामों पे सरकार ने किस रूप में कार्य किया है। कोई व्यक्ति हो, समाज हो, संस्था हो, इन सबको सबसे पहले चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण हो, कानून का राज हो, हर व्यक्ति के मन में सुरक्षा का एहसास हो, हर बेटी, हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ये किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकताओं में उन कार्यक्रमों को लेकर के जब सरकार आगे बढ़ती है। और लखनऊ के कॉल्विन तालुकदार्स कॉलेज के वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान के 75 साल पूरे हुए, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने हैं। परिश्रम करने से नई मंजिल मिलती है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कॉल्विन तालुकदार्स कॉलेज में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के आज के इस आयोजन में भारत सरकार के मंत्री, अध्यक्ष ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह जी,
विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री राकेश प्रताप सिंह जी, प्रबंधक कालविन तालुकदार श्री मनीष वर्धन सिंह जी, प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य कुंवर विनय कुमार सिंह जी, राजा वीरेंद्र सिंह परमार जी, शेख शैलेंद्र नाथ टंडन जी, राजा अनिल प्रताप सिंह जी, राय सुरेश्वर बली जी, कालविन तालुकदार कॉलेज प्रबंध समिति से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण, कॉलेज के प्रिंसिपल, अन्य शिक्षकगण, अभिभावकगण, अतिथिगण और प्यारे बच्चों, आपके वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता और अभी मैंने आपके मार्च पास्ट को देखा। इससे ठीक पहले यहां पर जो 5 अलग अलग हाउसेज हैं, उनसे जुड़े हुए अलग अलग ग्रुप के बच्चों के पिरामिड ड्रिल को भी यहां पर हम लोगों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं कह सकता हूं कि एक अच्छा प्रयास कालविन तालुकदार के इन बच्चों ने किया है और मार्च पास्ट में आपका अनुशासन कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ने का जज्बा ऐसे लगता था जैसे देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर जब भारत का नौजवान कदम कदम बढ़ाएगा, इस गीत का गायन करते हुए मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित करता था। आज यहां के मार्च पास्ट में वह दृश्य मुझे देखने को मिला है। मैं सबसे पहले कालविन तालुकदार को इस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और इस शानदार प्रदर्शन के लिए, और उसमें भी बेटियों का प्रदर्शन उनसे भी शानदार था जो यहां पर बालक थे। उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। इस प्रबंध समिति के अध्यक्ष, भारत सरकार के मंत्री और लगातार कई बार से गोंडा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन में आज आपके इस प्रदर्शन को देखने और यहां के इन बच्चों के शानदार प्रदर्शन के साथ साथ उनकी प्रतियोगिता के छात्र छात्राओं को पुरस्कार देने का अवसर प्रदान किया। मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा इस संस्था के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री कुंवर आनंद सिंह जी को, जिनके साथ में कई बार इस संस्था के उन्नयन के बारे में, यहां पर मुझे इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो, लेकिन कभी संजोग नहीं बन पाया।
आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे अच्छा लगा कि काल्विन तालुकदार ने बच्चों के अलग अलग हाउसेज बनाए हैं और क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और वह भी भारत की उस ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा के आधार पर, यानी जो भारत का इतिहास है, जो भारत की गौरवशाली परंपरा की ओर देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। और कितनी गौरवशाली परंपरा के साथ अजंता हाउस, नालंदा हाउस, सांची हाउस, तक्षशिला और उज्जैन के नाम पर याद करना, ये जो 5 महत्वपूर्ण स्थल हैं, ये भारत की ज्ञान की परंपरा के 5 प्रमुख स्तंभ भी रहे हैं। तक्षशिला मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत के पुत्र का नाम तक्ष था, उनके नाम पर तक्षशिला पड़ा। और दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला का विश्वविद्यालय इसी तक्ष में था। यही तक्षशिला ही उस विश्वविद्यालय की आधारशिला बनी थी। विश्व प्रसिद्ध ज्ञान विज्ञान की जो भी धरोहर आज दुनिया के अंदर देखने को मिलती है, जो भी शोध हो रहे हैं, उनकी आधारशिला आज से 2500 वर्ष पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय में रखी जा चुकी है। ये वही विश्वविद्यालय है जहां पर संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि ने जन्म लिया था। ये वही विश्वविद्यालय है जिसने दुनिया को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। ये वही विश्वविद्यालय है जिसने भारत के दर्शन को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। और यही विश्वविद्यालय है जिसने जीवक जैसा आचार्य भी, आयुर्वेद का आचार्य भी भारत को दिया है। उसके नाम पर भी एक हाउस यहां पर है। याद करना, जब हम इस हाउस से जुड़े तो तक्षशिला की पूरी ज्ञान जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। हमारे हाउस के पास एक पट में लिखी होनी चाहिए। नालंदा, याद करिए, नालंदा विश्वविद्यालय है। आचार्य चाणक्य से जिसका संबंध हो। याद करना, भारत का स्वर्ण युग कब आया था? आज से 2000 वर्ष पहले, जब आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी एक साथ मिलकर के भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ी थी।
उस समय भारत पर जो हमले हो रहे थे, उन हमलों को कैसे हमें रोकना है, उनका जवाब कैसे किया जाना चाहिए, ये वही आधारशिला बनी थी। भारत की ज्ञान विज्ञान की धरोहर को लेकर के चलने वाली परंपरा आज भी हमारे सामने देखने को मिलती है। और बिजनौर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता एसआरएस चौक पर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने बांग्लादेश और यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूंका। ये प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने विशेष रूप से मेमन सिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्रदास पर हुए हमले के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। दीपू चंद्रदास पर कथित ईर्ष्यानिंदा के झूठे आरोप लगाए गए थे और विश्व हिंदू परिषद मेरठ प्रांत के प्रांत सहमंत्री जितेंद्र चौधरी ने इस घटना को अमानवीय बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना ने संपूर्ण हिंदू समाज की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। हमीरपुर के सुमेरपुर के बरखेड़ा गांव में शॉर्ट सर्किट से होने वाले घर में भीषण आग लग गई, जहां गरीब परिवार की लाखों की गृहस्थी जलकर राख हो गई। आग में 4 बकरियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। एक गाय एक भैंस भी आग में झुलस गई, जिनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। दमकल की गाड़ी ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।